क्या कभी किसी ने सोचा है कि ब्रह्मांड का केंद्र या दुनिया का सबसे पहला टेक्स्ट मैसेज और बॉलीवुड के एक बहुत बड़े सुपरस्टार में आखिर क्या समानता हो सकती है? अगर ऐसे ही सोचें तो ये एकदम अलग चीजें लगती हैं। मतलब इनका आपस में कोई तालमेल ही नहीं है। बिल्कुल, मैं भी यही सोच रही थी। सतह से देखने पर ये चीजें एक दूसरे से मीलों दूर नजर आती हैं, लेकिन अगर हम कैलेंडर के एक खास पन्ने को पलटें तो ये सभी एक ही तारीख पर आकर आपस में टकराते हैं। हाँ, और यही बात इतिहास को महज तारीखों की एक सूची से कहीं अधिक दिलचस्प बनाती है। मतलब ये सिर्फ डेटा नहीं है। सही कहा। तो आज की हमारी इस गहरी चर्चा में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। हमारी आज की स्रोत सामग्री है क्रॉनिकल्स ऑफ मे 24th हिस्टोरिकल माइलस्टोन्स एंड लेगेसीज। ये एक बहुत ही शानदार दस्तावेज है। इसकी पड़ताल करते हुए एक बहुत ही अजीब सा पैटर्न उभर कर सामने आता है। हाँ, मैंने भी देखा। 24 मई का ये एक अकेला दिन, मतलब एक ही तारीख में विज्ञान की मान्यताओं के टूटने, संचार की नई दुनिया के जन्म और मानवीय संघर्ष की कितनी सारी कहानियां छिपी हुई हैं। यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है वो ये है कि कैसे ये अलग-अलग प्रतीत होने वाली घटनाएं एक बहुत ही बड़े चित्र का निर्माण करती हैं। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं और इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं उस घटना से जिसने अक्षरिक रूप से हमारी दुनिया को पलट कर रख दिया था। आप कोपरनिकस की बात कर रही हैं? बिल्कुल। 1543 में इसी दिन पोलैंड के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री निकोलस कोपरनिकस का निधन हुआ था। स्रोत के अनुसार ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सूर्य केंद्रित या जिसे हम हीलियोसेंट्रिक सौर मंडल का सिद्धांत कहते हैं, वो दुनिया के सामने रखा था। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक और वैज्ञानिक खोज नहीं थी। अच्छा, तो और क्या था? मतलब कोपरनिकस से पहले सदियों से पूरी मानव जाति ये मानकर चल रही थी कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य, चांद, तारे सब हमारे इर्द गिर्द घूर रहे हैं। ये सिर्फ विज्ञान नहीं था, ये इंसान का एक तरह का अहंकार भी था। अरे बाप रे, मतलब एक मिनट, अगर हम उस समय के नजरिए से सोचें तो ये बात तो बहुत डरावनी रही होगी। हाँ बिल्कुल, मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत भारी। भाई, आप एक सुबह उठते हैं और कोई आपसे कहता है कि आप किसी कहानी के मुख्य किरदार नहीं हैं। इसे अगर हम आज के संदर्भ में समझें तो ये ऐसा है जैसे कोई वीडियो गेम खेल रहा हो। हाँ, एक सिम्युलेशन की तरह। हाँ, ये सोचकर कि वही मेन प्लेयर है और अचानक उसे पता चले कि अरे नहीं, वो तो बस बैकग्राउंड में खड़ा कोई एनपीसी या साइड कैरेक्टर है और असली मेन प्लेयर तो सूर्य है। ये तुलना उस समय के मनोवैज्ञानिक झटके को बहुत अच्छी तरह से पकड़ती है। कोपरनिकस के सिद्धांत ने सिर्फ गणित की उलझनों को नहीं सुलझाया, उसने हमारी सोच के उस पूरे प्रतिमान या जिसे हम पैराडाइम कहते हैं उसे ही विस्थापित कर दिया। एक तरह का पैराडाइम शिफ्ट। एकदम सही। पहले जो खगोल शास्त्री थे, उन्हें ग्रहों की गति को समझाने के लिए बहुत ही अजीब और जटिल गणितीय परिकल्पनाएं बनानी पड़ती थीं। क्योंकि वो गलत आधार पर काम कर रहे थे। बिल्कुल, लेकिन कोपरनिकस ने कहा कि अगर आप सूर्य को केंद्र में रख दें तो अचानक सारा गणित बहुत ही सरल और तार्किक हो जाता है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा असहमत हूँ। मतलब विज्ञान का काम तो चीजों को स्पष्ट करना और हमारी जिंदगी को आसान बनाना होता है ना। सैद्धांतिक रूप से हाँ, लेकिन कोपरनिकस ने तो उस समय के समाज में एक बहुत बड़ा वैचारिक संकट पैदा कर दिया। लोग जिस जमीन पर खड़े थे, वैचारिक रूप से वही उनके पैरों तले से खिसक गई। क्या विज्ञान हमेशा पुरानी मान्यताओं को तोड़ने का ही दूसरा नाम है? देखिए, यदि हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो विज्ञान का प्राथमिक काम हमें आरामदायक झूठ परोसना नहीं है। उसका काम वास्तविकता को सामने लाना है, चाहे वो कितनी भी असुविधाजनक क्यों ना हो। असुविधाजनक तो ये जरूर था। शुरुआत में ये जरूर एक वैचारिक भूकंप जैसा था, लेकिन इसी असुविधा ने उस वैज्ञानिक क्रांति की नींव रखी जिसने आगे चलकर हमें अंतरिक्ष में भेजा। ये पुरानी मान्यताओं के खंडहर पर एक कहीं अधिक पारदर्शी इमारत खड़ी करने जैसा था। पारदर्शी इमारत, ये बहुत ही दिलचस्प उपमा है। और ये पारदर्शी इमारत वाली बात मुझे इसी स्रोत के अगले हिस्से की तरफ ले जाती है जी, फ़ारेनहाइट की तरफ। हाँ, क्योंकि ब्रह्मांड जैसी विशाल चीज को समझने के बाद 24 मई की अगली घटना हमें बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर ले आती है। 1686 में इसी दिन डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट का जन्म हुआ था। और ये कोई साधारण नाम नहीं है। ये कोपरनिकस के वृहद दृष्टिकोण का एकदम विपरीत है, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण भी है।
कैसे? फ़ारेनहाइट ने जो किया, उसने हमारी रोज़मर्रा की भौतिक दुनिया को मापने का तरीका ही बदल दिया। ये उस वैज्ञानिक निरंतरता को बनाए रखने का काम था, जो दुनिया को समझने में मदद करती है। लेकिन फ़ारेनहाइट ने ऐसा क्या जादुई काम किया? मतलब ठीक है, उन्होंने तापमान मापने का एक पैमाना दे दिया, लेकिन इससे पहले भी तो लोगों को पता ही था कि कब गर्मी लग रही है और कब ठंड। पता होना और सटीकता से मापना, इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। अच्छा। फ़ारेनहाइट से पहले तापमान मापने का कोई सार्वभौमिक या मानकीकृत तरीका नहीं था। कोई वैज्ञानिक शराब का इस्तेमाल कर रहा था थर्मामीटर में, तो कोई पानी का। पानी का? लेकिन पानी तो जम जाता है ना? बिल्कुल, यही तो समस्या थी। फ़ारेनहाइट ने पहली बार थर्मामीटर में पारे यानी मरकरी का इस्तेमाल किया, पारे का ही क्यों? किसी और चीज का क्यों नहीं? क्योंकि पारा एक ऐसा तरल धातु है जो तापमान के साथ बहुत ही एक समान दर से फैलता और सिकुड़ता है। ये कांच से चिपकता नहीं है और इसका उबलने का बिंदु बहुत उच्च होता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही व्यवहारिक समाधान था। हाँ, और फ़ारेनहाइट ने पानी के जमने, इंसान के शरीर के सामान्य तापमान और कुछ रासायनिक मिश्रणों को आधार बनाकर एक ऐसा पैमाना तैयार किया जिसे दुनिया के किसी भी कोने में दोहराया जा सकता था। अब समझ में आ रहा है। यानी फ़ारेनहाइट ने गर्मी और सर्दी जैसी व्यक्तिपरक चीज को एक वस्तुपरक और गणितीय भाषा दे दी। इससे विज्ञान में एक तरह की स्टैंडर्डाइजेशन या मानकीकरण की शुरुआत हुई। एकदम। और अगर हम इन दोनों महान वैज्ञानिकों को एक साथ रखकर देखें, तो कोपरनिकस ने हमें बताया कि हम इस ब्रह्मांड में कहाँ हैं, और फ़ारेनहाइट ने हमें उन अदृश्य ताकतों को मापने का उपकरण दिया जो हमारी दुनिया को चलाती हैं। ये मानव ज्ञान के विकास का एक बहुत ही सुंदर क्रम है। बिल्कुल है। लेकिन ज्ञान का ये विकास इंसान को भौतिक रूप से एक दूसरे के करीब नहीं ला रहा था। ये सही है। मतलब हम तारों को समझ रहे थे, तापमान माप रहे थे, लेकिन दो इंसानों के बीच की दूरी अभी भी उतनी ही थी जितनी तेज कोई घोड़ा दौड़ सकता था या कोई जहाज चल सकता था। हाँ, संचार अभी भी इंसान की शारीरिक गति तक ही सीमित था। और यहीं पर इस दस्तावेज का अगला हिस्सा एक बहुत ही नाटकीय मोड़ लेता है। 1844 में इसी 24 मई को एक ऐसी घटना हुई जिसने दुनिया को हमेशा के लिए सिकोड़ कर रख दिया। सैमुअल मोर्स ने पहला आधिकारिक टेलीग्राफ संदेश भेजा। और वो संदेश था व्हाट हैथ गॉड रॉट, जिसका अर्थ है ईश्वर ने ये क्या चमत्कार किया है। हाँ, ये संचार के इतिहास में एक ऐसा पल था जिसे आज के समय में शब्दों में बांधना थोड़ा मुश्किल है। मुझे इसी संदेश पर सबसे बड़ी उलझन होती है। कैसी उलझन? मतलब अगर कोई दुनिया की सबसे क्रांतिकारी चीज बनाता है, तो वो शायद कहेगा मैंने कर दिखाया, या कोई जीत का उद्घोष करेगा। लेकिन मोर्स का ये संदेश, ये बाइबल से लिया गया एक वाक्य है। इसमें जीत की खुशी से ज्यादा एक तरह का डर नजर आता है, एक विस्मय नजर आता है। ऐसा क्यों? क्या ये एक जीत का प्रतीक था, या इस नई तकनीक की असीम ताकत के प्रति कोई खौफ? ये बहुत ही शानदार सवाल है। देखिए, मोर्स उस पल के गुरुत्वाकर्षण को, उस पल के भारीपन को महसूस कर रहे थे। जरा सोचिए, मानव इतिहास की शुरुआत से लेकर 1844 तक सूचना केवल उतनी ही तेज यात्रा कर सकती थी जितनी तेज कोई इंसान या जानवर यात्रा कर सकता था। हाँ, अगर किसी को दिल्ली से मुंबई संदेश भेजना है तो किसी को वो चिट्ठी लेके जाना ही पड़ेगा, महीनों लग जाते थे। बिल्कुल। लेकिन उस एक पल में मोर्स ने तांबे के एक तार के जरिए बिजली के स्पंदनों को उपयोग करके उस दूरी को शून्य कर दिया। शून्य कर दिया, बाप रे। बस सर्किट का ऑन और ऑफ होना, इस साधारण से मैकेनिज्म ने भाषा को एक बाइनरी कोड में बदल दिया। संदेश अब इंसान की गति से नहीं, बल्कि बिजली की गति से चल रहा था। ये सच में भगवान के किसी चमत्कार जैसा ही लगा होगा उन्हें। हाँ, मोर्स को यह एहसास था कि उन्होंने प्राकृतिक सीमाओं को तोड़ दिया है। टेलीग्राफ ने संचार की दुनिया में क्रांति ला दी, और शायद वो इस असीम ताकत के प्रति थोड़ा डरे हुए भी थे, क्योंकि वे जानते थे कि अब दुनिया पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। ये एक बहुत ही गहरा नजरिया है। एक तार ने दुनिया को जोड़ दिया, दूरियां सिमट गईं। और इसी जुड़ाव के विचार को अगर हम विस्तार दें, तो स्रोत सामग्री 24 मई को संचार की इस तकनीकी क्रांति के साथ साथ दो अन्य पहलुओं का भी जिक्र करती है। हाँ, कॉमनवेल्थ डे और ब्रदर्स डे का जिक्र है इसमें। जी, यह एक बहुत ही विचारणीय विरोधाभास है। एक तरफ हमारे पास टेलीग्राफ है जिसने भौतिक दूरियों को खत्म किया, और दूसरी तरफ हमारे पास कॉमनवेल्थ डे और ब्रदर्स डे जैसे वैचारिक प्रतीक हैं। मतलब एक वैश्विक समुदाय का जुड़ाव और एक पारिवारिक जुड़ाव। बिल्कुल।
टेलीग्राफ के तार देशों को भौतिक रूप से जोड़ सकते हैं, लेकिन क्या वे उन्हें भावनात्मक रूप से जोड़ सकते हैं? शायद नहीं। कॉमनवेल्थ डे एक वैश्विक समुदाय के साझा इतिहास का मंच है, जबकि ब्रदर्स डे हमारे सबसे व्यक्तिगत और पारिवारिक रिश्तों की बात करता है। ये दिखाता है कि तकनीक और भावनाएं दोनों ही इंसानों को जोड़ने का काम करती हैं। मुझे लगता है कि तकनीक हमें संपर्क करने का साधन देती है, लेकिन असल जुड़ाव तो उन साझा मूल्यों और भावनाओं से ही आता है। आप तार तो बिछा सकते हैं, हाँ। लेकिन उस तार पर क्या बात हो रही है, ये तो मानवीय रिश्तों पर निर्भर करता है ना? एकदम सही। और यही मानवीय रिश्ते और हमारी व्यक्तिगत भावनाएं हमें उस हिस्से की ओर ले जाती हैं जो इस तारीख को वास्तव में मानवीय बनाता है। हाँ, यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। क्योंकि जब हम वैश्विक क्रांतियों और विज्ञान की बात करते हैं तो अक्सर हम व्यक्तिगत संघर्षों को भूल जाते हैं। इस स्रोत में 3 बहुत ही अलग-अलग लोगों का जिक्र है जिनका जीवन इस 24 मई से जुड़ा है। और ये तीनों मानवीय अदम्य साहस के बिल्कुल अलग-अलग रूप पेश करते हैं। मतलब यहाँ के तथ्य बहुत ही चौंकाने वाले हैं। जी। 1896 में महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा का जन्म। फिर 1991 में प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता राजेश खन्ना को भारतीय राजनीति में एक बड़ी पहचान मिलना, और 1985 में भारतीय क्रिकेटर मोहित शर्मा का जन्म। ये तीनों नाम इतने अलग हैं कि इन्हें एक ही वाक्य में रखना अजीब लगता है। सच में अजीब लगता है। एक क्रांतिकारी, एक एक्टर और एक क्रिकेटर। मतलब संघर्ष के मैदान कैसे इतने अलग-अलग हो सकते हैं? हम अक्सर संघर्ष को केवल एक ही पैमाने पर तौलने के आदी हैं, लेकिन अगर हम इन तीनों की मनोवैज्ञानिक चुनौतियों की गहराई में जाएं, तो हमें एक बहुत ही बारीक समानता नजर आएगी। कैसे? स्रोत में एक बहुत ही प्रेरणादायक विचार दिया गया है। सफलता उसी को मिलती है जो कठिनाइयों के बावजूद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है कि क्या मैदान बदलने से संघर्ष की प्रकृति बदल जाती है? करतार सिंह सराभा का उदाहरण लेते हैं। वे तो सिर्फ 19 साल के थे जब उन्हें फांसी दे दी गई थी। गदर पार्टी के बहुत अहम रणनीतिकार थे, एक किशोर जो आज़ादी का सपना देख रहा था। हम अक्सर इस बात का रोमांटिकीकरण करते हैं, लेकिन जरा उस मनोविज्ञान के बारे में सोचिए। हाँ, एक किशोर जो अमेरिका में पढ़ रहा है, वो सब कुछ छोड़कर एक ऐसी बगावत की योजना बनाता है जिसका अंजाम उसे पता है कि मौत हो सकती है। ये केवल देशभक्ति नहीं थी, ये एक ऐसे सत्य के प्रति अडिग विश्वास था जो उस समय के यथार्थ के बिल्कुल खिलाफ था। उनकी चुनौती एक बहुत ही स्पष्ट और क्रूर बाहरी दुश्मन से थी, यानी ब्रिटिश साम्राज्य। बिल्कुल। और इसके ठीक विपरीत राजेश खन्ना की चुनौती थी। हाँ, एक ऐसा व्यक्ति जिसने सिनेमा के पर्दे पर सब कुछ हासिल कर लिया था, भारत के पहले सुपरस्टार। लेकिन 1991 में जब वे राजनीति के मैदान में उतरे, तो वो एक बिल्कुल ही अलग तरह का युद्ध क्षेत्र था। यहाँ जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि सिनेमा में एक अभिनेता के रूप में आप कहानी के केंद्र में होते हैं। सब कुछ स्क्रिप्ट के अनुसार चलता है। हाँ, लाइट, कैमरा, एक्शन और सब आपके कंट्रोल में। लेकिन राजनीति एक ऐसा अखाड़ा है जहां कोई स्क्रिप्ट नहीं होती। वहां आपका पिछला स्टारडम आपकी रक्षा नहीं कर सकता। राजेश खन्ना को उस निर्मम राजनीतिक दुनिया में खुद को फिर से साबित करना पड़ा, जहां नियम रोज बदलते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव रहा होगा। हाँ, ये अपने अहंकार का त्याग करने और खरोच से शुरुआत करने जैसा था। यानी सराबा बाहरी दुश्मन से लड़ रहे थे और राजेश खन्ना एक बिल्कुल नए और अपरिचित वातावरण में अपनी पहचान बनाने का संघर्ष कर रहे थे। लेकिन वो मोहित शर्मा का संघर्ष इन दोनों से अलग कैसे है? उनका संघर्ष तो मैदान पर होता है ना। देखिए, मोहित शर्मा का संघर्ष न तो बाहरी दुश्मन से था और न ही किसी नए वातावरण से। उनका सबसे बड़ा दुश्मन उनका अपना ही शरीर बन गया था। अच्छा, चोटों की वजह से? हाँ। एक समय था जब वे अपनी गेंदबाजी के शिखर पर थे, विश्व कप खेल रहे थे, लेकिन फिर चोटों ने उन्हें घेर लिया। एक एथलीट के लिए जब उसका शरीर ही उसका साथ देना छोड़ दे, तो वो एक बहुत ही गहरा अलगाव और अंधकार का समय है। ये बहुत ही डरावना है। मतलब आप दिमागी तौर पर वही खिलाड़ी हैं, आपके अंदर वही आग है, लेकिन आपका शरीर कह रहा है कि आप और नहीं। बिल्कुल। और उस शारीरिक विश्वासघात से उभरना, रिहैब की अकेली और थका देने वाली प्रक्रिया से गुजरना और फिर से वापसी करके अपनी उपयोगिता साबित करना, ये केवल कड़ी मेहनत नहीं है, ये खुद को खरोच से फिर से बनाने की प्रक्रिया है। एग्जैक्टली। तो अगर हम स्रोत में दिए गए उस विचार को फिर से देखें, तो सफलता का मूल मंत्र कठिनाइयों के बावजूद निरंतर आगे बढ़ते रहना ही है।
तो इसका असली अर्थ ये है कि सफलता केवल मेहनत के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि जब आपका युद्ध क्षेत्र पूरी तरह से बदल जाता है तो क्या आपके पास खुद को उस नए मैदान के हिसाब से ढालने की मनोवैज्ञानिक क्षमता है। सटीक। सराभा ने क्रांति का मैदान चुना, खन्ना ने एक नए राजनीति का अखाड़े में कदम रखा और शर्मा ने अपने ही शरीर की सीमाओं से युद्ध किया। मैदान अलग थे, क्षेत्र चाहे क्रांति का हो, राजनीति का या खेल का, लेकिन अडिग रहने का जो मैकेनिज्म था वो तीनों में एक समान था। यह व्यक्तिगत लचीलापन और अडिग रहने की क्षमता ही अंततः किसी राष्ट्र के चरित्र का निर्माण करती है। बिल्कुल करती है। और ये बात मुझे इस दस्तावेज के उस आखिरी खंड की ओर लाती है जो हमारी सामूहिक और राष्ट्रीय पहचान के बारे में है, राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में। हाँ, दस्तावेज याद दिलाता है कि 24 मई को भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों यानी भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद और राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर को भी अक्सर याद किया जाता है। व्यक्तिगत संघर्ष और सफलता से आगे बढ़कर यह हमें एक राष्ट्र के रूप में गढ़ने वाली पहचान की ओर ले जाता है। सतह पर देखने पर यह एक साधारण सामान्य ज्ञान का तथ्य लगता है, लेकिन किसी भी देश के राष्ट्रीय प्रतीक बहुत गहरे विचार विमर्श के बाद चुने जाते हैं। वे उस देश के अवचेतन को दर्शाते हैं। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। अगर हम बरगद के पेड़ को देखें तो जीव विज्ञान के नजरिए से ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम है। बिल्कुल। इसकी जो जटाएं या एरियल रूट्स होती हैं जो ऊपर से नीचे जमीन में जाती हैं और नए तनों का रूप ले लेती हैं, ये एक बहुत ही विशाल और अनोखी प्रक्रिया है। इसे हम इतिहास की निरंतरता के प्रतीक के रूप में देख सकते हैं। और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। बरगद क्षैतिज रूप से यानी हॉरिजॉन्टली फैलता है, केवल लंबवत या वर्टिकली नहीं। हाँ, ये एक विकेंद्रीकृत प्रणाली की तरह है। अगर मुख्य तना कमजोर भी हो जाए तो वे नई जड़ें पूरे ढांचे को संभाले रखती हैं। मतलब ये स्थायित्व और संस्थागत निरंतरता का प्रतीक है। जिस तरह से एक राष्ट्र में अलग अलग भाषाएं, संस्कृतियां और पीढ़ियां एक साथ मिलकर एक ढांचा तैयार करती हैं, ठीक वैसे ही। हाँ, और मैं इसमें ये जोड़ना चाहूंगा कि करतार सिंह सराभा जैसे नायकों के बलिदान उसी बरगद की शुरुआती जड़ों की तरह हैं, जिन्होंने इस राष्ट्र के ढांचे को जमीन में मजबूती से पकड़ कर रखा है। बिल्कुल। और अगर बरगद उस संस्थागत स्थायित्व का प्रतिनिधित्व करता है तो बंगाल टाइगर उस राष्ट्र की ऊर्जा, शक्ति और उस गतिशीलता का प्रतीक है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए चाहिए। बंगाल टाइगर जंगल का एपेक्स प्रेडेटर है, मतलब सबसे ऊपर। हाँ, और इकोलॉजी में एक एपेक्स प्रेडेटर होने का मतलब सिर्फ ताकतवर होना नहीं है, इसे इंडिकेटर स्पीशीज भी कहा जाता है। इंडिकेटर स्पीशीज का मतलब? इसका मतलब है कि अगर किसी जंगल में बाघ मौजूद हैं और फल फूल रहे हैं तो इसका सीधा अर्थ है कि उसके नीचे की पूरी खाद्य श्रृंखला या फूड चेन स्वस्थ है, पूरा जंगल स्वस्थ है। अच्छा, यानी बाघ की मौजूदगी पूरे तंत्र की सेहत का सबूत है। जी। तो इन दोनों प्रतीकों का संयोजन ये बताता है कि किसी भी राष्ट्र को अपनी जड़ों और इतिहास यानी बरगद से जुड़े रहकर स्थायित्व बनाए रखना चाहिए, लेकिन साथ ही उसे एक बाघ की तरह निडर और अपने पूरे तंत्र को स्वस्थ रखने वाला भी होना चाहिए। ये एक आदर्श संतुलन है। बंगाल टाइगर की शक्ति और बरगद का स्थायित्व दोनों ही किसी भी देश के विकास और उसकी मजबूत जड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इतिहास की निरंतरता और भविष्य की गतिशीलता का एक साथ होना, सच में ये महज संयोग नहीं है कि ये दोनों हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं। बिल्कुल नहीं। और मुझे लगता है कि आज की इस गहरी चर्चा के जो मुख्य बिंदु हैं, उनका पूरा आर्क भी कुछ ऐसा ही है। हमने आज क्या कुछ नहीं समेटा। हाँ, ये एक लंबा सफर था। हमने आसमान में कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड के साथ शुरुआत की, ये समझा कि विज्ञान ने कैसे हमारे नजरिए को बदला, फिर फ़ारेनहाइट के थर्मामीटर से उस समझ को मापने का तरीका देखा, फिर मोर्स के पहले संदेश के जरिए संचार की उस क्रांति को परखा जिसने दुनिया को सिकोड़ दिया, और ये भी देखा कि कैसे तकनीक और भावनाएं दोनों हमें जोड़ती हैं। उसके बाद सराभा की क्रांति, राजेश खन्ना की राजनीति और मोहित शर्मा के खेल के मैदान के जरिए इंसान की उस अदम्य शक्ति को समझा जो कठिनाइयों के बावजूद उसे आगे बढ़ाती है। और अंत में अपनी सामूहिक राष्ट्रीय पहचान के उन प्रतीकों को महसूस किया। ये सब कुछ सिर्फ 24 मई की एक ही तारीख के इर्द गिर्द फैला हुआ है। यही तो इतिहास की खूबसूरती है। ये अलग अलग धागों से बुनी गई एक ऐसी चादर है जिसे अगर ध्यान से देखें
तो हर धागा एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आता है। लेकिन इस चर्चा का अंत करने से पहले मेरे दिमाग में एक विचार बार बार आ रहा है। कौन सा विचार? मुझे सैमुअल मोर्स के उस पहले टेलीग्राफ संदेश व्हाट हैथ गॉड रॉट, यानी ईश्वर ने ये क्या चमत्कार किया है, उसी के बारे में सोचना है। मोर्स का वो विस्मय और वो असीम ताकत का डर। हाँ, जरा आज के समय के बारे में सोचिए। हम एक ऐसे दौर में खड़े हैं जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई हर दिन नई सीमाएं लांघ रही है। बिल्कुल। मान लीजिए कि कल अगर मानवता कोई पूरी तरह से नई क्रांतिकारी और अपने आप में सोचने समझने में सक्षम एक नई तकनीक का आविष्कार करें, कोई ऐसा एआई जो हमारी समझ से भी परे हो। ये एक बहुत ही वास्तविक संभावना है आज के समय में। तो जरा कल्पना कीजिए, जब वो नई तकनीक या एआई अपना सबसे पहला संदेश इस दुनिया को भेजेगी, तो वो संदेश क्या होगा? ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल है। क्या वो संदेश भी मोर्स के संदेश की तरह विस्मय से भरा होगा, इस बात पर हैरान कि उसने क्या पा लिया है? या फिर उस संदेश में आने वाले कल के लिए, इंसानियत के भविष्य के लिए कोई ऐसी चेतावनी छिपी होगी जिसे हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं? क्या उस दिन मानवता एक बार फिर से स्क्रीन की तरफ देखकर विस्मय से यही बुदबुदाएगी कि व्हाट हैथ गॉड रॉट? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास को सीधे भविष्य के आईने में देखने का मौका देता है। तकनीक चाहे कितनी भी आगे क्यों न निकल जाए, क्या हम उस जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं? एक ऐसा गहरा और विचारोत्तेजक प्रश्न जिस पर हमारे सुनने वालों को शांति से विचार करना चाहिए। तो आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। जी। ज्ञान और विचारों की ये यात्रा यूं ही जारी रहेगी। हमेशा कुछ नया खोजते रहिए और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछते रहिए।